हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन स्टडी चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में और समझेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, कहाँ होता है, उनके क्या फंक्शन होते हैं, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये कई सारे पार्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम यूरिन फॉर्मेशन भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के बारे में और समझते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन जो है हमारे किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यदि हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन नहीं होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फाइनली क्या होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिमूव नहीं होगा यूरिन के थ्रू, तो ये किडनी हमारा कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। किडनी के मेन रोल नेफ्रॉन का ही होता है। नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करता है किडनी में, और वो उसके थ्रू यूरिन फॉर्म करता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू निकाल देता है, जैसे कि यूरिया हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, और भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वाटर है, सबको रिमूव कर देता है। नेफ्रॉन ही है, मेन रोल नेफ्रॉन का ही है किडनी में। ईच ह्यूमन किडनी हैज अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन। जो ह्यूमन किडनी होता है, प्रत्येक ह्यूमन में कितना होता है? 2 किडनी होता है ना, तो जो एक किडनी में है वो लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है एक किडनी के अंदर, और दोनों किडनी के अंदर मिला के कितना हो जाएगा? 2 मिलियन, यानी कि 10-20 लाख हो जाएगा। ठीक है। नेफ्रॉन इज डायरेक्टली ड्रेन इनटू द पेल्विस एंड फर्दर यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो नेफ्रॉन है वो क्या है? ये हमारे ना रीनल पेल्विस है ना, ये रीनल पेल्विस से अटैच होता है। जैसे यूरिन फॉर्म होता है नेफ्रॉन में, तो वो रीनल पेल्विस के द्वारा हमारा यूरिन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है फाइनली कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ना, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, तो वो जो यूरेटर के थ्रू होते हुए और रीनल पेल्विस से आ जाएगा यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी क्या होता है? जो नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं ना, उसको नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। द स्टडी ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। अब समझते हैं नेफ्रॉन के टाइप्स के बारे में कि नेफ्रॉन कितने टाइप्स के होते हैं। नेफ्रॉन बेसिकली हमारे किडनी के अंदर 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। एक सुपरफिशियल नेफ्रॉन होता है और दूसरा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। सुपरफिशियल नेफ्रॉन थोड़ा स्मॉल साइज का होता है और इसका टोटल नंबर में कितना होता है परसेंटेज? 85% होता है इसका टोटल नंबर का। और दूसरा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन थोड़ा ये लार्ज साइज का होता है और इसका नंबर टोटल कितना होता है? 50% में ये पाया जाता है। तो बेसिकली 2 ही टाइप से आप याद कर लीजिएगा, एक सुपरफिशियल नेफ्रॉन और एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब समझते हैं सबसे मेन चीज़ जो हमें पढ़ना होता है किडनी में, ये सबसे मेन यही है नेफ्रॉन के पार्ट्स, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में या पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स के नेम, फिर समझेंगे और इसमें जो भी यूरिन वगैरह फॉर्मेशन होता है वो सब। तो जो सबसे पहले जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा ना, इसको बोलते हैं हम एफेरेंट आर्टेरियल। ये क्या करता है कि ब्लड लेके आता है यहाँ ग्लोमेरुलस तक। ये जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यही जो एफेरेंट आर्टेरियल आता है यहाँ पे ये बंडल बनाता है, इसको बोल देते हैं हम ग्लोमेरुलस। फिर जो ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके जाता है उसको बोलते हैं हम इफेरेंट आर्टेरियल। तो ये 3 चीज़ हमने बताया, एक एफेरेंट आर्टेरियल जो ब्लड लेके आया, फिर ग्लोमेरुलस, उसके बाद इफेरेंट आर्टेरियल जो ब्लड लेके जा रहा है। उसके बाद जो आपको ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं हम बाउमेंस कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ठीक है, 2 ही चीज़ है, ये बाउमेंस कैप्सूल बोलिए या ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलिए, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद एक और न्यू टर्म है यहाँ पे, जो ये ग्लोमेरुलस और ये बाउमेंस कैप्सूल है ना, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। उसके बाद वाला पार्ट समझते हैं, हम इतना समझ चुके हैं यहाँ पे, एफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल। उसके बाद का जो आप इतना वाला पार्ट दिख रहे हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये पीसीटी हो गया। उसके बाद जो आपको ये लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये लूप दिख रहा है ना, ऐसा लूप बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली ये नीचे की ओर है तो इसे बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, और ये ऊपर की ओर है तो इसे बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, या सिंपली लूप ऑफ हेनली भी बोल सकते हैं। उसके बाद वाला जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं डीसीटी, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, ये डीसीटी ऐसे होता है। हम एक और डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर में ये है, यहाँ पे है, देखिए ये हमारा ग्लोमेरुलस है, एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल, बाउमेंस कैप्सूल, ये हमारा पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारा लूप ऑफ हेनली, डीसीटी,
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जैसे यूरिन फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होता है ना। ये अल्ट्रा फिल्टर, जैसे यूरिन बनेगा तो यहाँ से यूरिन फर्दर ये ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसे आएगा यहाँ पीसीटी से होते हुए, लूप ऑफ हेनली होते हुए, डीसीटी होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ निकलता है, रीनल पेल्विस में, वहाँ से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फर्दर वो ट्रांसपोर्ट होकर क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा हमारे बॉडी में। और जो भी नेसेसरी वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स ग्लूकोज वगैरह एब्जॉर्ब होना होता है बॉडी के लिए, वो इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसके आगे अगर कलेक्टिंग डक्ट के बाहर चला जाता है रीनल पेल्विस में, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन दोबारा नहीं हो पाता है। तो आई होप कि आप डायग्राम की मदद से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं डायग्राम से आगे, जैसे कि हमारा है रीनल कॉर्पस्कल, ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, ये सब कई टर्म है ना। तो ये हम समझते हैं, जैसे कि रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल क्या है, तो हमने बताया ही था कि ये वाले जो इतना पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल, जिसमें ग्लोमेरुलस आता है और बाउमेंस कैप्सूल आता है। एफेरेंट आर्टेरियल, एफेरेंट आर्टेरियल क्या करता है, जो आर्टेरियल ब्लड होता है ना, जो हार्ट से ब्लड लेके आता है ग्लोमेरुलस तक, तभी तो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा ना। तो जो ब्लड लेके आया ग्लोमेरुलस तक वो एफेरेंट आर्टेरियल हो गया। उसके बाद एफेरेंट आर्टेरियल था जो ट्रांसपोर्ट करता है ग्लोमेरुलस से ब्लड, जैसे फिल्टर हो गया तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एफेरेंट आर्टेरियल के द्वारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। और ग्लोमेरुलस क्या है, जिसको बाउमेंस कैप्सूल भी बोलते हैं, वो ग्लोमेरुलस में ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली क्या है, देखिए, एब्जॉर्ब सॉल्ट्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पासेस द वाटर। ये लूप ऑफ हेनली जो है ना, जो मेन काम करता है कि यहाँ पे जो सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और अप्रॉक्स 20% जो सॉल्ट्स होता है ना, वो लूप ऑफ हेनली में एब्जॉर्ब होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसमें एनर्जी लगता है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं। और वाटर का जो होता है एब्जॉर्प्शन नहीं होता है लूप ऑफ हेनली में। वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारा होता है कहाँ, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में और पीसीटी में। पीसीटी में लगभग 67% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब डीसीटी क्या है, जो फ्लूइड या वेस्ट प्रोडक्ट जो भी यूरिन बना है हमारा लूप ऑफ हेनली में, उसको रिसीव कौन करेगा, फिर वो जाएगा डीसीटी में। फिर डीसीटी से जाने के बाद कहाँ होगा, वो जाएगा हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में फिर वहाँ पे जो भी वाटर है हमारे बॉडी के लिए जितना ज़रूरत है वो उतना सेव हो जाएगा। इट सेव वाटर फॉर द बॉडी, जो कलेक्टिंग डक्ट में ही सेव हो जाएगा। वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन जितना होना होगा वो होगा, उसके बाद कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो डायरेक्ट यूरिन बन के निकल जाएगा। इट इज़ द लास्ट सेगमेंट टू सेव वाटर फॉर द बॉडी। ये वाटर के सेविंग के लिए सबसे लास्ट सेगमेंट होता है नेफ्रॉन वाले पार्ट में। उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, जो कि फर्दर वो दोबारा सर्कुलेशन के लिए हमारा जो वेस्ट है ब्लड को वो आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल में दे देता है ताकि दोबारा सर्कुलेशन हो पाए। उसके बाद हम सबसे मेन चीज़ समझते हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। जो यूरिन फॉर्मेशन है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू भी पूछा जाता है और इससे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सबसे पहले समझते हैं यूरिन हमारे बॉडी में बनता कैसे है, वो किडनी नेफ्रॉन के द्वारा। तो डेली यूरिन आउटपुट जो होता है ना, वो 1.5 लीटर पर डे होता है, मतलब एक पर्सन के अंदर 1.5 लीटर पर डे वो यूरिन आउटपुट करता है। देयर आर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो 3 प्रोसेस होते हैं बेसिकली। ऐसे तो 4 होते हैं बट मेनली 3 ही हमें पढ़ना है, ये 3 से भी काम चल जाएगा। एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। एक फोर्थ होता है जो कि ट्यूबुलर एक्सक्रीशन होता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये 3 ही है। इसके बाद हम एक एक करके देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है। तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में एक वो बाउंस कैप्सूल के पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ब्लड का जैसे फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, तो उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। और जो जीएफआर होता है ना, यहाँ पे जो जीएफआर लिखा है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड को फिल्टर कर रहा है, वो हो गया हमारा जीएफआर रेट। तो 1 मिनट में देखिए जीएफआर इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाई किडनी पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हमारा नेफ्रॉन 125 ml पर मिनट वो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, तो वो हो गया हमारा जीएफआर रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कुछ नहीं है, बेसिकली ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो वो हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। जैसे कि हमारे कुछ बॉडी के लिए ज़रूरत इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया,
इलेक्ट्रोलाइट वो क्या है, वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरतमंद है ना, हमारे बॉडी को चाहिए, टिश्यू सेल्स को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है दोबारा, वो जो ल्यूमेन है ना, ट्यूबुलर ल्यूमेन, लूप ऑफ हेनली वगैरह, पीसीटी, डीसीटी, वहाँ से क्या होता है कि एब्ज़ॉर्ब होके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ में जाता है और वो फाइनली हमारे बॉडी सेल्स टिश्यू तक वो जाते हैं। वाटर इज़ पैसिवली रीअब्ज़ॉर्ब, वाटर जो है वो पैसिवली रीअब्ज़ॉर्ब होता है, उसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन में क्या होता है हमारा कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन में बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो तो बॉडी को नहीं चाहिए ना, तो वो क्या करता है, उसको सिक्रीट कर दे रहा है, वो दोबारा से दे दे रहा है, ल्यूमेन में डाल दे रहा है और यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकाल दे रहा है। ल्यूमेन बोले तो वो जो ट्यूबुलर ल्यूमेन है ना, लूप ऑफ हेनली वगैरह है, कलेक्टिंग डक्ट है, उस ल्यूमेन में डाल देगा वो दोबारा, उसमें से फिर जाएगा यूरिन बन के वो बाहर निकल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है कि जो 67% होता है ना, पीसीटी बोले तो यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होता है कि 67% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं उसमें, जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह भी एब्जॉर्ब होता है, बट मेनली एब्जॉर्प्शन 67% वाटर का होता है। और लूप ऑफ हेनली में क्या होता है, वहाँ पे 20% सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये सब का एब्जॉर्प्शन होता है। और भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी बोले तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे क्या होता है 7% वाटर एब्जॉर्ब होता है और अदर NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है। कलेक्टिंग डक्ट में 10 to 70% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ ये जो है ये हमारा लास्ट सेगमेंट होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। जो भी चीज़ हमारे बॉडी के लिए एब्जॉर्ब होना है, ये लास्ट सेगमेंट है। यहाँ एब्जॉर्ब होने के बाद आगे कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वो डायरेक्टली हमारे यूरिन में निकल जाएगा, यूरिन बन के, और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारे बॉडी से। तो आई होप कि आपको नेफ्रॉन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई टॉपिक बचता है और यदि आप उस टॉपिक पे चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उन टॉपिक्स का नाम लिखिए, उस टॉपिक्स पे हम ज़रूर वीडियो को लेके आएंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।